शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। नमस्कार, जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एस पी त्रिपाठी। दोस्तों, बदहाल शहर, बेहाल जनता, सपना स्मार्ट सिटी। जी हां, ये सच है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहरों का, जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। शहर की सूरत संवारने और आधुनिक बनाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, लेकिन असलियत यही है कि यहाँ की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। और शहरों में सिर्फ गंदगी का राज है। कहीं शौचालय नहीं तो कहीं वेस्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था ही नहीं। बहते सीवर और गंदा पानी इन शहरों की पहचान बन गई है। और तो और केंद्र की तरफ से स्वच्छता अभियान को लेकर कराए गए सर्वे में भी कुछ ऐसे ही शर्मनाक सच सामने आए, जो झूठ की बुनियाद पर बुने गए स्मार्ट सिटी के सपने की हकीकत को बयां कर रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि कैसे सच होगा स्मार्ट सिटी का सपना। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 2 नगर निगम समेत 11 निकायों के चुनावी का शोर थमा। अब घर घर जाएंगे प्रत्याशी। आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर बढ़ा आपसी टकराव। भूपेश बघेल ने कहा, अजीत जोगी से नहीं है कोई मतलब, संगठन से ऊपर नहीं है कोई। जोगी ने मंत्री केदार कश्यप के बचाव में दिया था बयान। मंत्री केदार कश्यप की पत्नी के फर्जीवाड़े मामले में जांच टीम ने की पूछताछ। परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष और कर्मचारियों के लिए बयान। बुधवार को सौंपेगा कुलपति की जांच रिपोर्ट। सीएम रमन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक। बारिश, बोवनी और खाद बीज के वितरण पर जिला कलेक्टर से किया जवाब तलब। कथित सन्यासिनी राधे मां की और बढ़ी मुश्किलें। भोपाल कोर्ट में परिवारवाद दायर। अश्लीलता फैलाने और समाज को भ्रमित करने का मामला। 3 सितंबर को होगी सुनवाई। नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। सड़क निर्माण में लगे 4 वाहनों को किया आग के हवाले। नारायणपुर ओरछा के बीच बनाई जा रही थी सड़क। बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 7 नक्सली गिरफ्तार। कांकेर में 19 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 ने किया सरेंडर। दुर्ग में फिर दिन दहाड़े बजाज कंपनी के मैनेजर को किया अगवा। एसबीआई के काउंटर से 1,37,000 लेकर हुआ फरार बदमाश। शहर में एक हफ्ते में दूसरी बड़ी वारदात। अनाप शनाप बिजली बिल पर भड़के जबलपुर बरगी के किसान। बिजली दफ्तर में भी की तोड़फाड़, गेट पर भी तालाबंदी। और ग्वालियर में माता बनी कुमाता। 2 लाख में अपनी ही बेटी का किया सौदा। शिकायत के बाद पुलिस ने कराया नाबालिग को मुक्त। This program is sponsored by CXCT. सत्ता की बागडोर संभालते ही देश के नए नवेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर बड़े जोर शोर के साथ स्वच्छता अभियान की नींव रखी और स्मार्ट सिटी के जरिए देश की सूरत हाल बदलने का सपना सजाया। पीएम ने सपना देखा तो उसे साकार करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री भी तत्पर हो गए।
शहर को साफ सुथरा और ग्रीन क्लीन सिटी बनाने के लिए सरकारी खजाने से पैसों की जमकर बारिश भी की गई, लेकिन एक साल बाद भी स्वच्छ अभियान और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं महज लुभावने शब्द बनकर रह गई। इच्छा शक्ति की कमी के कारण आगे कानून का डंडा और सरकार का फंडा भी काम न आया और गंदी आदत वाले भारत को स्वच्छ बनाने का सपना भी सपना ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस देश में सार्वजनिक स्थानों का प्रदूषण मजबूरी से ज्यादा सांस्कृतिक विरासत हो और आधी से ज्यादा आबादी आज भी खुले में शौच की आदी हो, तो वहां क्लीन ग्रीन इंडिया और स्मार्ट सिटी की बातें भी बेमानी नजर आती है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के तकरीबन 10 महीने बाद सरकार ने देश के साफ सुथरे शहरों की मेरिट लिस्ट जारी की है। इसमें कर्नाटक का मैसूर देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है और दमोह देश का सबसे गंदा शहर बनकर सामने आया। तो वहीं दमोह के बाद देश के सबसे गंदे शहरों की सूची में शामिल होकर भिंड, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल ने भी प्रदेश को शर्मसार ही किया है। सर्वे से सामने आए सच के मुताबिक सिर्फ दक्षिण भारत में ही पीएम मोदी के स्वच्छ अभियान का असर देखने को मिला है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का एक भी शहर स्वच्छ भारत के टॉप 10 तक में नहीं पहुंच पाया। जैसे जैसे दवा दी, दर्द भी बढ़ता गया। जी हाँ, ये जुमला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहरों के सफाई अभियान की हकीकत बयां करता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छता नीति 2008 के तहत केंद्र की तरफ से देश के 476 शहरों में कराए गए सर्वे में सूबे के ज्यादातर शहर फेल होकर सफाई के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुए हैं। सर्वे में स्वच्छता के मामले में मैसूर देश का सबसे साफ सुथरा शहर बनकर सामने आया है, जबकि दमोह ने गंदगी के मामले में देश भर में अव्वल यानी 476वें पायदान पर आकर प्रदेश का सिर भी शर्म से झुका दिया है। तो वहीं 475वें पायदान के साथ देश में सबसे ज्यादा गंदे शहरों में दूसरे स्थान पर आकर भिंड ने इस दाग को और गहरा बना दिया है कि किस कदर सूबे के शहरों को साफ सुथरा बनाने के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाने के बाद भी उनकी सूरत संवरने की बजाय बिगड़ते ही जा रही है और स्वर्णिम प्रदेश के खौफ की हवा भी निकलते जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की इस रिपोर्ट में राजधानी भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और नीमच ने भी प्रदेश की इज्जत का कचरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 476 शहरों की सूची में प्रदेश के शहरों की स्थिति: दमोह 476 नंबर पर, भिंड 475 पर, ग्वालियर 400 नंबर पर, जबकि उज्जैन सूची में 355 नंबर पर है और भोपाल सूची में 106 नंबर पर है। इतना ही नहीं, रीवा और सतना जैसे शहर तो इस सूची में अपनी जगह भी नहीं बना सके हैं। आज उस सर्वे को मैंने पढ़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भोपाल स्मार्ट सिटी की दौड़ में बाहर हो गया है। भारत सरकार के कई मापदंड हैं, उन मापदंडों को हमारी भोपाल नगर निगम पूरा कर रही है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम भोपाल जो प्रतियोगिता रखी गई है उसमें हमारा भोपाल शामिल होगा और निश्चित रूप से भोपाल स्मार्ट सिटी में शामिल होगा। शहरों को स्वच्छ रखने के मामले में छत्तीसगढ़ भी देश में पिछड़ गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के शहर मध्य प्रदेश की तरह सबसे गंदे शहरों में शामिल नहीं है, जबकि राज्य के 9 शहरों को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया था, जिसमें राजधानी रायपुर 293 रैंकिंग पर आया है। नगर निगम ये दावा करती है कि हम सुबह उठने से पहले कि कचरा साफ मिलेगा हमारे यहाँ, तो उल्टा यहाँ पे कचरा साइड में लगा के चले आते। ये यहाँ पे एक डेढ़ हफ्ते से कचरा पड़ा रहता है, ना नगर निगम उठाने आती है ना कुछ। तो हमेशा जगह में ऐसे गंदगी रहती है, नहीं सफाई नहीं करते, बदबू आती है, हम तो नाक दबा के निकलते हैं। ये हफ्ता दिन तक आते नहीं सफाई करने वाले, और उनके सफाई कर्मचारी आते भी हैं तो थोड़ा एक नमूना के तौर पर थोड़ा इकट्ठे कर देता है। दरअसल सर्वे में स्वच्छता का पैमाना खुले में शौच, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित था, जिसमें 31 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में वर्ग 1 के 476 शहरों को शामिल किया गया था, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों के प्रदर्शन ने प्रदेशवासियों को तो शर्मसार करने के साथ ही सफाई को लेकर किए जाने वाले दावों वादों की पोल भी खोलकर रख दी है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान की सफलता पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब स्वच्छता अभियान बन जाए महज रस्म अदायगी, सरकारी दावे वादे लगने लगे बेमानी और गंदे शहर करे सूबे को शर्मसार, तो सवाल उठते। साफ सुथरी सिटी की दौड़ में क्यों पिछड़े मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहर? साफ सफाई सियासत के लिए बड़ा मुद्दा क्यों नहीं? केंद्र के सर्वे से लगा गंदे शहरों का दाग क्या कभी हट पाएगा? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज एक्सप्रेस के मेहमान हैं बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनुप्रिया जी, आपका भी धनुप्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल गिरिजा शंकर जी, हम अपने राजनीतिक अतिथियों के पास जाएं उससे पहले आपने ये रिपोर्ट देखी, कांग्रेस भी रही है सत्ता में, बीजेपी भी रही है, न हम यहाँ कह सकते हैं कि बीजेपी 12 साल से है तो क्यों ये पिछड़ गए। इसके पहले सर्वे ही नहीं हुआ इस तरह का कि कौन गंदा कौन स्वच्छ। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये स्वच्छता वाली जो बात है और जिस आधार पर सर्वे हो रहा है, ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा है, ये कोई सफाई का मुद्दा नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर गांधी जी को याद करने की जो परंपरा रही है उसको प्रधानमंत्री ने बदलकर उसको स्वच्छता अभियान में कन्वर्ट कर दिया। स्वच्छता गांधी जी के मंत्रों में रहा हो, उनके मूल मंत्र में नहीं रहा। ठीक है, स्वच्छता की बात करना अच्छी बात है। स्वच्छता एक अमूर्त चीज है। स्वच्छता किस तरह से होगी? आखिर वो एक सरकारी कोई कार्यक्रम तो हो नहीं सकता। वो सरकार की नीति जरूर है कि स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता के मापदंड भी हैं, सरकार की नीति भी है, लेकिन ये तमाम जो पूरा मामला था वो चूंकि इसका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था, इसलिए सभी राज्यों को उसकी खानापूर्ति करनी थी। झाड़ू पकड़कर सड़क पे आना, उतने को ही स्वच्छता मान लिया गया है। और स्वच्छता के नाम पर जो सरकारों के अंदर या सरकारों की संस्थाओं के अंदर जो काम हुआ, वो लाखों करोड़ों रुपए की प्रिंटिंग हुई और जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए कि स्वच्छ रहिए या स्वच्छता कायम करिए। उसके आगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे कुछ करने की गुंजाइश भी नहीं है। स्वच्छता वैसे भी सरकारों की आखिरी प्रायोरिटी में आती है। जिस मुल्क में या जिस प्रदेश में आधे से अधिक आबादी उसको भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, शौच के लिए स्थान नहीं है, उनको जो पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, वहां पर स्वच्छता की बात करना वो सिर्फ नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। और इसीलिए वो जिस पैमाने पर भी ये मापदंड हुआ, ये सर्वे हुआ, ये सर्वे क्यों हुआ, क्या बताने के लिए सर्वे हुआ, ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक विरोधाभास हमारे सामने दिखता है। बुलेट ट्रेन की बात की गई जी, बुलेट ट्रेन की वास्तविकता हमने पिछले महीने अपने ही प्रदेश में देखी कि एक सिग्नल खराब होने के बाद इटारसी का महीनों तक हजारों ट्रेनें रद्द रहीं, चल नहीं पाई। एक एक्सीडेंट जो हरदा में हुआ, हफ्तों ट्रेनें रद्द रहीं, और वहां पर हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। जहां पर स्वच्छता का ये आलम है, वहां पर स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। इन विरोधाभासों के बीच जो स्वच्छता की बात है, दरअसल एक केवल नारेबाजी है और सरकारी औपचारिकताओं में ये नारेबाजी ही रहेगी। इसके आगे ऐसा कोई बहुत मायने नहीं रखता। 2 चीजें हैं यहाँ गिरिजा जी, आपने कहा, एक तो आपने कहा कि ये राजनीतिक मामला है जी, पहला। दूसरा, आपने देखा होगा स्वच्छ अभियान चलते यहाँ एक नेताओं में स्वच्छ रहे शहर इसकी होड़ नहीं थी। आपने देखा होगा झाड़ू लेकर के और बाकायदे कैमरे के सामने फोटो खिंचवाने की एक होड़ सी लग गई थी। कहीं किसी भी शहर के महापौर से लेके मंत्री विधायक की होड़ लग गई थी। तो एक तो ये स्पष्ट सामने दिख रहा है कि ये एक अब प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए एक फोटो खिंचाने की होड़। दूसरा, आपने कहा कि राजनीतिक ये मुद्दा है, वो कैसे? राजनीतिक मुद्दा इसलिए कि जिस तारीख को चुना गया स्वच्छता अभियान के लिए, वो महात्मा गांधी के जन्मदिन को चुना गया, और महात्मा गांधी के जन्मदिन को महात्मा गांधी के रूप में याद करने के बजाय आप देखेंगे कि नई सरकार केंद्र में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के तमाम जो स्मारक हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनको कहीं न कहीं उससे परे हटने की कोशिश इस सरकार में हो रही है। वो सही है या गलत है ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मूव है, और इस पॉलिटिकल मूव की वजह से ही स्वच्छता का जो मुद्दा हमारे सामने आया। और इसीलिए स्वच्छता का मुद्दा, क्योंकि इसे बहुत अमूर्त मुद्दा है, और इस अमूर्त मुद्दे के कारण
जो उसका जो मूर्त रूप सामने आया वो यही कि जो तमाम समाज के संभ्रांत लोग, जो संभ्रांत कहे जाने वाले लोग हैं, राजनीतिक दल के नेता, विधायक, मंत्री तमाम जो हैं, और खासकर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, इन लोगों ने झाड़ू लेकर सड़क में फोटो खिंचा ली और सरकारी स्तर पर करोड़ों रुपए की स्टेशनरी प्रिंट हुई, प्रिंटिंग में जो कुछ भी घपला घोटाला हुआ होगा, और हर जगह केवल ये नारे लिख दिए गए कि सफाई होना है। तो इसीलिए इस मुद्दे की कोई आम आदमी की जिंदगी से कोई ताल्लुक इसका नहीं है। और मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि जो सर्वे के मुताबिक जिस शहर को बहुत गंदा माना गया है वो शहर वाकई बहुत गंदा है, और जिस शहर को बहुत बेहतर माना गया है वो वाकई बहुत बेहतर है। मैं बहुत ज्यादा इससे कन्विंस भी नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा रजनीश जी। आपने गिरिजा शंकर जी की बातों को सुना होगा। आपने स्वच्छ भारत का जो सपना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, आपके प्रधानमंत्री जी ने, क्या इसी तरह पूरा हो पाएगा? बात अलग है कि दमोह सबसे गंदा है, जैसे गिरिजा शंकर जी ने कहा कि दमोह सबसे गंदा है, मैसूर सबसे अच्छा है, ये हम मानने को तैयार नहीं, मैं भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन जो हमने दमोह की तस्वीर भी दिखाई, अन्य भिंड की भी तस्वीर दिखाई, हमने उस साफ शहर की तस्वीर भी दिखाई, भोपाल की भी तस्वीर दिखाई, वो तो कम से कम यही बयां कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद जो विषय चुना। मैं आपके चैनल में तीसरी बार हूं जो स्वच्छता और शौचालय जैसे विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हूं। कहीं ना कहीं समाज का केंद्रीय विषय ये बना है, बहस का विषय बना है। रही बात इस सर्वे की, देखिए जैसा आपकी पैकेज में भी दिखाया गया, राष्ट्रीय स्वच्छता नीति 2008 में बनी। उस 2008 के नीति के तहत हर साल 476 शहरों के अंदर एक रैंकिंग बताना शहरों की कि कौन सफाई के मामले में किस पायदान पर है, और उनके जो मापदंड तय किए गए उस समय की सरकार ने उसके कुछ मापदंड स्थापित किए, उस मापदंडों के आधार पर उनकी रैंकिंग तय हुई। उसमें शौचालय की स्थिति क्या है, सामुदायिक शौचालय की स्थिति क्या है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, तमाम प्रकार की बातें उसमें हुई। ये उसके बाद में लगातार इस प्रकार के सर्वे आते रहे। चूंकि स्वच्छता को 2 अक्टूबर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रमुख विषय के रूप में समाज में फ्लोट किया, देश में फ्लोट किया, इसलिए आज हम सब आपके चैनल पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। ये विषय चर्चा का बना है, सफाई चर्चा का मुद्दा बने, बहुत स्वागत योग्य है। आज लेकिन चर्चा का मुद्दा ऐसा ना बने कि पूरे देश में सर्वसार होना पड़े हमारा प्रदेश। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, एक बात तो ये कि आज कहीं ना कहीं जिन नगरों को लेकर बात हो रही है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हो या देश के अन्य नगरों की बात हो, तो कहीं ना कहीं जिस प्रतिस्पर्धा की बात उस 2008 के समय यूपीए की सरकार ने सोची होगी कि शहरों के बीच में प्रतिस्पर्धा सफाई को लेकर होना चाहिए, वो जो एक रैंकिंग बने उन शहरों के बीच में खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, वो मुझे लगता होती है। इसमें केवल सरकार नहीं जुड़ी होती, मूलतः ये नगर सरकार, नगर पालिका या नगर निगम जहां होती हैं उनका सफाई का मुख्यतः काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ में उस समाज की आदत कैसी है। अभी आप बता रहे थे दक्षिण भारत के शहरों की स्थिति, पूर्वी भारत की स्थिति, पश्चिम की स्थिति, तो दक्षिण भारत शहर अव्वल हैं, दूसरे नंबर पर पूर्व के हैं, तीसरे नंबर पर पश्चिम के, और उत्तर भारत के तमाम शहर वो तीसरे नंबर पर आए हैं, तीसरे स्थानों पर हैं। इसलिए भोपाल की जहां तक बात है, उन तमाम शहरों की बात नहीं, मैं उसी के लिए बात कर रहा हूं कि एक समाज, मैं वही बात कर रहा हूं कि केवल सरकारों का विषय नहीं है। नगर सरकार कहीं हमारी भाजपा की हो सकती, कहीं कांग्रेस की हो सकती, कहीं सपा बसपा की हो सकती है, लेकिन नगर सरकार तो आप ही की है सारी। नहीं, इसके पहले भी लगभग सारी मध्य प्रदेश की भी है। मध्य प्रदेश में भोपाल की बात भी अगर आप कर रहे हैं, भोपाल में हम दमोह और भिंड की बात कर रहे हैं, भोपाल की बात मैं करता हूं, भोपाल की बात मैं करता हूं। 2010-11 में भोपाल किस स्थान पर था? आज 106वें स्थान पर है। 2010-11 में किस स्थान पर था? कोई सर्वे नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। इसी गवर्नमेंट ने, मतलब उस समय जो केंद्र सरकार थी उन्हीं ने सर्वे कराया, 153 नंबर पे था। अच्छा, मैंने स्वयं देखा है, सरकारी है आंकड़े हैं, मेरे व्यक्तिगत आंकड़े नहीं है। 153 नंबर पर था, आज 106 नंबर पर। दमोह और भिंड किस? दमोह और भिंड मैंने उसमें नहीं देखे अभी, लेकिन क्या पैरामीटर्स हैं, उनकी पूरी स्थितियां क्या हैं, मैं कांग्रेस बीजेपी की बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, इसकी तो मैं 153 में था जब यहां से कांग्रेस ने छोड़ा था महापौर का पद, तो उसके बाद निर्वाचन हुआ और
कृष्णा गौर जी महापौर बनी और अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, आलोक शर्मा जी बने हैं और हमें स्थिति 106 पर है। मैं उससे कांग्रेस भाजपा का मतलब नहीं है, मैं पूरी बात कर रहा हूं कि वहां की नगर सरकार, वहां के समाज की आदत, व्यवस्था की बात, और अगर ये प्रतिस्पर्धा उस समय की सरकार ने सोची है तो स्वागत योग्य है। जैसे स्मार्ट सिटी से आप इस विषय को जोड़ रहे हैं, उसमें भी प्रतिस्पर्धा की बात है। अगर कोई नगर सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है कि वो सफाई का मसला हो, वहां की तमाम और दूसरी व्यवस्थाओं का मसला हो, उसमें आगे बढ़कर उस तरफ जाती है, तो मुझे लगता है वो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रही है। इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए, भले ही वो राष्ट्रीय स्वच्छता नीति यूपीए सरकार के आलोक में ये सब हो रहा हो, लेकिन मैं फिर भी इस प्रतिस्पर्धा का स्वागत करता हूं। रजनीश जी, हम आपको रोकते हम फिर आएंगे। बिल्कुल आपने कहा आप स्वागत करते हैं, लेकिन जो स्थिति आज पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश की बना दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? धनोपिया जी, आपने निश्चित तौर पे ये जो भी सर्वे हुआ है, हमारा प्रदेश आज से तो नहीं पिछले 50-55 सालों से शहर है, बीजेपी है, आप निश्चित यही कहेंगे, लेकिन कांग्रेस भी लंबे समय तक रही है, बल्कि बीजेपी ने बहुत एक चौथाई हिस्सा भी नहीं रही। किस रूप में लेंगे आप? त्रिपाठी जी, मैं आदरणीय गिरिजा शंकर जी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये एक ऐसा विषय छेड़ा गया है जो रीछ के बालों की तरह है। निश्चित से स्वच्छ भारत की बात करने का तरीका भी एक जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में बड़े होशियार हैं कि देश की जनता को किस तरह से उन रास्तों पर ले जाएं कि जहां भटकते रहें और मूल मुद्दों पर कभी नहीं आए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप बात भोपाल की कर रहे हैं, दमोह की कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं भोपाल आज भी दमोह से ज्यादा गंदा शहर है। आज गलियों में जाके देख लीजिए, चौराहे पे जाके देख लीजिए, बातें करते हैं लोग, फोटो खिंचवाते हैं। प्रदेश तो पूरा सर्वसार हो रहा है। मैं भैया आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप प्रदेश सर्वसार की बात कर रहे हो, देश सर्वसार हो रहा है साहब, प्रदेश की क्या बात करते हो? अभी तो प्रदेश की बात भैया आपसे कह रहा हूँ कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, एक होती है स्थानीय स्तर की, एक प्रदेश की, एक केंद्र की। केंद्र ने अपना काम कर दिया, लोगों को भटकाने के लिए नई स्कीम छोड़ दी, स्वच्छ भारत की बात कर दी। 65,000 करोड़ का बजट है उसके अंदर, आपको इमेजिन है इस बात की, कल्पना होगी? 65,000 करोड़ का बजट बनाकर मोदी जी पता नहीं किन उद्योगपतियों के कल कारखाने लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं भाई आ रहा हूँ, आई एम कमिंग पर्टिकुलर पॉइंट। उनके कारखाने लगाकर वो सफाई की मशीनें व्यवस्थाओं से पूरा करना चाहते हैं। आज देश के अंदर हालात ये है कि मूल समस्याएं यहाँ की तब पड़ी हुई है और ऐसी बातों में लोगों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वतः ही करने के लिए होती है। सफाई खुद की खुद करता है व्यक्ति, खुद के घर को देखते हैं हम, सफाई घर की करते हैं हम, सारी चीजों करते हैं खुद ही व्यक्ति करते हैं, लेकिन उन सब चीजों की ओर उलझा के लोगों को गुमराह कर दिया। सर्वे की जो बात आ गई, सर्वे भी असली है कि फर्जी है मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इतनी गंदगी है, भोपाल के अंदर इतनी गंदगी है। अभी नगर निगम चुनाव हुए, हमारे एक मिनट, मेरे मित्रों ने कहा कि हमारा 153, 106 पे आ गया। अभी आपके चुनाव में लोग कह रहे थे हम सड़कें ऐसी बना देंगे कि वहां बैठे लोग खाना खाएंगे। इसी सारी बातें जुमले हैं, राजनीतिक फंडे हैं, राजनीतिक लोगों को गुमराह करने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत होशियार आदमी है। धनोपिया जी, एक सवाल, धनोपिया जी हमारा एक सवाल ये है, आज स्वतंत्रता के बाद जब हमारा राज्य का गठन हुआ, कुल मिला के अगर मोटे मोटे तौर पे कहे तो 65 से 66 साल हो गए हैं। अगर 11 ये 90 से 93 के बीच में 3 ये 14 और 77 से 80 के बीच में 14-3-17 साल बीजेपी रही, 65 में लगभग 45 से 46 साल कांग्रेस रही है। तो ये तो कांग्रेस के जमाने में भी ये स्थिति रही है। मैं वही तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सफाई तो लोग खुद करते हैं, करते रहे, लोग जागरूक रहे। अब तो भाजपा ने कमाई का धंधा बना लिया है, एक जरिया बना लिया है, उसको करने के लिए एक नई तरीके से निकाल के इस तरह की बातें करी जा रही। सफाई कौन नहीं करता? आप नहीं करते अपने घर की, मैं नहीं करता, ये नहीं करते, कौन नहीं करता, लेकिन इन्होंने एक तरीका निकाला कि जनता को भटकाओ, नए सब्जेक्ट ऐसे लेके आओ, बातों करो। गंगा की सफाई का अभियान बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया, उमा भारती की मंत्री बनाई गई। गंगा की सफाई की अभियान कहां पहुंचा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा है कि ये फालतू बातें करना बंद करिए, आप कुछ काम करके दिखाइए। गंगा बाद में, गंगा नहीं, गंगा भी सफाई का हिस्सा है। गंगा मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की करनी और कसनी का अंतर बताना चाहता हूँ। इस देश के अंदर वो जिस तरह से लोगों को रास्ता कर रहे हैं, वो सवाल का जवाब जरूर देने दीजिएगा। धनोपिया जी, आपका उत्तर हो गया हो तो मैं इनसे पूछूं थोड़ा। कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने ये सफाई वाली बात जो है, लोग सुरक्षा पे छोड़कर हम अपने प्रदेश की बात करें थोड़ा सा। प्रदेश के अंदर हमारी नगर निगम होती है, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पंचायतें होती है, वहां पर लोगों को काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ हो पा रही है? कहाँ कुछ होता है? खूब भ्रष्टाचार होता है, खूब होता है। ये है ना, के अंदर देख लीजिए ये भ्रष्टाचार मान लीजिए 11 साल में खूब फल फूल गया, मैं मान लिया दिन दुने रात चौगने हो गया, लेकिन उन 47 साल का हिसाब दीजिए ना, 46-47 साल का हिसाब। इतनी गंदगी पहले कभी नहीं रही इस देश के अंदर, इतनी गंदगी आज है। आज कहीं भी उठा के देख लीजिए तो फोटो खींचने के अलावा और कुछ नहीं होता है, और गंदगी का आलम बना हुआ है देश के अंदर, और हर तरह की गंदगी है। चलिए धनोपिया जी, रजनीश जी, आपके सवालों, आपने जो सवाल खड़े किए उसका उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दमोह से
प्रदीप राय जी हैं हमारे दर्शक। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, जो सफाई स्वच्छता ये नाली सड़कों से होती है और गंदगी नहीं फैलने देने से, और ये देखा जाता है कि कोई भी काम निकलते हैं नगर पालिका या नगर निगम के, इसमें ये सीएमओ हो चाहे इंजीनियर हो या चाहे वो नगर पालिका नगर निगम के ये अध्यक्ष हो और पार्षद, इनका कमीशन तय होता है, जिससे कि कार्यों में गुणवत्ता नहीं आ पाती है। और ये पार्षद की सोच भी हमारा इधर। प्रदीप जी, आपके शहर में क्या हो रहा है? आप देश के सबसे गंदे शहर से बोल रहे हैं। जी सर, यहाँ पर तो क्या है, इसमें तो हमारे शहर के गंदगी का दाग लगने से यहाँ पर निवेश और रोजगार में तो कमी आएगी ही, और एक कुंवारे लड़कों की शादी भी कम होगी, क्योंकि दूसरे शहर के लड़की वाले यहाँ शादी नहीं करना चाहेंगे सर। जी जी जी, हम आपका उत्तर राजनेताओं से न लेके हम अपने राजनीतिक विश्लेषक से लेंगे, लेकिन हमारे साथ कोरबा से एक और दर्शक है, वाहिद जी। वाहिद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ जी हाँ साहब जी, हमारा सवाल तो ये है कि गंदगी के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम लोग पहले अपने गिरहपान में झांके, उसके बाद दूसरों को देखना चाहिए जी। हम अपने से घर के सामने अपने घर के कचरे को सामने फेंक देते हैं। आप सजेशन दे रहे हैं, सवाल क्या है आपका? हाँ, हमारा सवाल ये है साहब कि इसका जिम्मेदार कौन है? जी, निश्चित तौर पे हम आपका उत्तर भी हम गिरजा शंकर जी से लेंगे। हमारे साथ एक और सागर से दर्शक है, प्रमोद दुबे जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। सबसे पहले तो सर, आपने जो टॉपिक उठाया है गंदगी के गुनहगार, जी काफी अच्छा टॉपिक है जी, धन्यवाद आपका। और यहाँ पे हमारे धनोपिया जी भी बैठे हैं, रजनीश अग्रवाल जी बैठे हैं और गिरजा शंकर भी बैठे हैं जी। मैं इन सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने राजनेता के घर के सामने गंदगी देखी? जी। क्यों नहीं देखी? मेरे हिसाब से जो धनोपिया जी ने बोला ना कि जुमले, बीजेपी के जुमले, तो वास्तव में जो बीजेपी के जुमले हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तो बीजेपी के नेताओं सवाल हो गया क्या आपका? मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि राजनेताओं के घर के सामने गंदगी होती नहीं है और बाकी के घर के सामने गंदगी होती है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया है। इसका आपके इस सवाल का हम अपने तीनों अतिथियों से उत्तर लेंगे। गिरजा शंकर जी के पास जाएं, उसके पहले रजनीश जी, आप धनोपिया जी की बात का कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं, उनके जो सवाल थे उसका उत्तर देना चाह रहे हैं। देखिए, धनोपिया जी ने तो एक अच्छा खासा भाषण विपक्ष के नेता के तौर पर जो देना चाहिए था वो दे दिया, लेकिन आप सत्ता पक्ष के भाषण नहीं करना चाहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष के नाते मैं कोई भाषण नहीं दे रहा था, मैं केवल ये बता रहा था कि राष्ट्रीय स्वच्छता नीति बनी 2008 में, भाजपा की सरकार नहीं थी, ये सर्वेक्षण हुआ उसी नीति के अंतर्गत। उस सर्वेक्षण पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी सर्वेक्षण हुए, इन्हीं मापदंडों पर पहले सर्वेक्षण हुए, उसमें भोपाल 153 नंबर पर था, आज 106 नंबर पर है। इसका मतलब खुश होने की बात नहीं है, ये चुनौती है। जो उस समय नीति निर्धारकों ने सोचा होगा कि प्रतिस्पर्धा आपस के शहरों में हो, तो वो स्वाभाविक रूप से वो बनाने की बात हुई। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने सफाई को मुद्दा बनाया है, स्वच्छता अभियान छेड़ने की बात करी है, राजनेताओं में हो, समाज में हो, तो ये किसी आलोचना का विषय बनना चाहिए। लेकिन संक्षेप में उत्तर जानना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जुड़ना, मैं वही आपका स्वागत किया मैंने कि आपके चैनल ने अच्छा विषय छेड़ा है। सफाई वाकई समाज का मुद्दा है। आज एक गरीब परिवार में सालाना सफाई के कारण होने वाले रोगों पर खर्चा जो आता है वो 12 से 15,000 आता है औसतन। WHO का ऐसा आंकड़ा हम सबके सामने है। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को समझते हुए, मेरा तेरा इनका उनका, कांग्रेस भाजपा से दूर हटते हुए सफाई मुद्दा है, जो इसके गुनाहगार हैं, चाहे वो नगर सरकार के स्तर पर हो, चाहे व्यवस्था के अंतर्गत हो, वो कहीं ना कहीं हमें उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा के रूप में सफाई मुद्दा बने, सफाई मुद्दा बने। बिल्कुल, भ्रष्टाचार होगा, लापरवाही होगी, जो भी होगा, लेकिन सफाई इस समाज का मुद्दा बनना ही चाहिए। अगर हम कटघरे में हैं, ये अगर आंकड़े भारत सरकार के मंत्रालय ने जारी किए हैं, तो भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत ये आंकड़े होने वाले, आप भारत सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो स्वागत है, क्योंकि हमने सफाई को मुद्दा बनाया है, किसी दूसरी एजेंसी ने ये आंकड़े नहीं। बिल्कुल रजनीश जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हम गिरिजा शंकर से उन दर्शकों का उत्तर ले ले जिनको बड़ी जिज्ञासा है जानने के लिए कि किसी राजनेता के घर के सामने कचरा क्यों नहीं होता। एक बहुत हमारे दमोह से दर्शक प्रदीप राय जी ने कहा कि एक भ्रष्टाचार भी कारण है, लोग नाम के लिए कर लेते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं ग्वालियर से, दीपक जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, आप अपना सवाल करें। आज मैं जेपी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनको कांग्रेस के टाइम पर नहीं देखी। जी, क्या सवाल है आपका?
सर मैं जेपी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये गंदगी उनको कांग्रेस के टाइम में नहीं दिखी? चलिए मैं उससे उत्तर लूंगा। हमारे पास एक और दर्शक है श्योपुर से। जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। कोई भी राजनेता होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, पर जो है ना कमीशन खोरी तो फिर भी बंद नहीं होती है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी का अध्यक्ष को बैठा हो चाहे वो बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बैठा हो। जी मतलब भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार सवाल करिए आप, सवाल। गंदगी हमारी जो नई नई कॉलोनियां कट रही है वहाँ पे भी है ना, भी जो नाले बने हैं, गंदे पानी के नाले बने हैं, गंदगी इतनी व्याप्त है कि जो अभी तक कोई जबरदस्त कोई काम नहीं हुआ। जी आपने सूचना दी, जानकारी दी, लेकिन आपने सवाल नहीं किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने सूचना और जानकारी दी। भोपाल से एक और दर्शक हैं हमारे, उनका भी सवाल लेने के बाद हम अपने अतिथियों से उत्तर लेंगे। योगेश जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। सर ये सफाई तो सर हम लोग खुद देख लेंगे, आप तो सिर्फ ये पूछें राजनीतिक सोच में सफाई कब आएगी? बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया है। भोपाल से एक और दर्शक है भगवान दास। भगवान दास जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर देखो, ये केंद्र सरकार बन गई, प्रदेश सरकार बन गई, यहाँ तक कि नगर सरकार बन गई है, लेकिन सफाई अभियान में तो ये लोग अव्वल नहीं रहे। हाँ जरूर फोटो खिंचवाने में जरूर अव्वल रहे। जी आपने भी जानकारी दी, आपने सवाल नहीं किया। गिरिजा शंकर जी आपने सारे दर्शकों के सवाल सुने। मैं चाहूंगा इन सब का थोड़ा संक्षेप में आप उत्तर दें, जिससे उनकी कम से कम जिज्ञासा पूरी हो सके। देखिए इतने सारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्वच्छता जो है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्वच्छता का जो अर्थ हमारे सामने अभी स्पष्ट हो रहा है दर्शकों के सवालों से, वो सिर्फ गंदगी से मुक्ति पाने की बात है, जबकि स्वच्छता ये बहुत सीमित दायरे में देख रहे हैं, क्योंकि उनके घर के सामने नाला बह रहा है, सफाई नहीं हो रही है, या सड़क गंदी है, या वो ये वहीं तक सीमित है। स्वच्छता का दरअसल आशय स्वच्छ पानी देने से है। स्वच्छता का आशय आपके जो सैनिटेशन व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें इम्प्रूवमेंट की है। आपके आसपास के माहौल में जो पर्यावरण में जो इम्प्रूवमेंट होना है वो भी है। हालांकि उन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी उतना परेशान नहीं होता जितना अपने घर के सामने पड़े हुए गंदगी से। और जो एक सवाल उन्होंने किया एक दर्शक ने कि राजनेता अपने विचारों में स्वच्छता कब लाएंगे, तो स्वच्छता वाकई एक बहुत अमूर्त और बड़ा विषय है कि जहां पर विचारों में स्वच्छता, नीतियों में स्वच्छता, कार्यक्रमों के अमल में स्वच्छता, ये तमाम चीजें जरूरी है। दरअसल स्वच्छता को लेकर जिस तरह की जो एक मुहिम चलनी चाहिए वो राजनीति से परे होकर चल सकती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दौर में शुरू किया था अपना मध्य प्रदेश बनाओ, और वो अलग अलग गांव में जाकर खुद झाड़ू लगाकर सफाई कर सफाई के लिए प्रेरित लोगों को करने का काम किया था उन्होंने। वो दौर आगे नहीं चला। जरूरत इस बात की है कि सफाई को दो तरह से बांट दिया जाए, जहां पर शौचालय, स्वस्थ पानी, स्वस्थ वातावरण देने की जरूरत है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी उसमें निभाए, और अपने आसपास की गंदगी को साफ करने के लिए समाज को और लोगों को जागृत करने का एक अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि ये अपेक्षा करना कि कोई भी सरकारी संस्था, चाहे वो सरकार हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या पंचायत हो, वो लोगों के घरों को जाके साफ करेगी, ये संभव नहीं है। तो इसलिए स्वच्छता का जो एक पार्ट है वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसको एक सामाजिक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। और दूसरा पार्ट जो है, जो आदमी को स्वच्छ नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का, वो काम सरकारों का है, और उसके लिए सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत है। इसको कहीं न कहीं किसी भी तरह की औपचारिकता से या उसको किसी दिखावे से मुक्त करना पहले जरूरी है, तब इसी गंभीरता आएगी। आज स्वच्छता को लेकर भले जितनी बातें की जाए, लेकिन न सरकारें गंभीर है, न समाज गंभीर है, न व्यक्ति गंभीर है। गंभीर सिर्फ वही है जो इससे पीड़ित है, और उस पीड़ित को अब कोई राह नजर नहीं आ रही है। इस तमाम अभियानों के बावजूद उसको जो स्वच्छता चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसीलिए दर्शकों के इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, और उनका सवाल वही है कि हमारे आसपास की गंदगी दूर कैसे हो। अभी अलग अलग शहरों से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन चूंकि हम अपने अतिथियों से भी उत्तर जानना चाहेंगे। धनुपिया जी, एक दर्शक ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में आपको गंदगी नहीं दिखी, उसका सवाल था। एक सवाल ये भी था कि राजनेताओं के मन से गंदगी कब हटेगी? जी, कांग्रेस के समय में या भाजपा के समय में या किसी के समय में गंदगी तो गंदगी रही है, लेकिन सवाल यह है कि गंदगी को उठाने का, खत्म करने का काम करने की मंशा रही होनी चाहिए। अस्पतालों में गंदगी आज देख लीजिए पहले से ज़्यादा है। सड़कों पर नाली खुदने के और जो कचरे के हैं आज देख लीजिएगा
जगह चौराहे पर ढेर लगे हुए हैं वो देख लीजिएगा। ये गंदगी कांग्रेस के टाइम पर थी, मैं ये नहीं कहता नहीं थी, लेकिन मैं दावे से कहता हूं आज गंदगी का आलम यह है कि लोगों के काम करने के तरीके बदल गए। सफाई कर्मियों की संख्या होती है रिकॉर्ड पर, वास्तविकता पूरी नहीं होती है, कमीशनखोरी चलती है, भ्रष्टाचार चलता है। और अभी तो पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी नगर निगम ही कांग्रेस की पार्टी छोड़ के रही है, सारी भारतीय जनता के पास रही है। क्यों गंदगी रही है? दमोह के अंदर क्या स्थिति रही है, भोपाल में क्या रही है, भिंड में क्या रही है। दूसरी बात, जहां तक मेरे मित्र ने कहा है राजनीतिक स्वच्छता का विचारों का, तो राजनीतिक स्वच्छता के विचार तो तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि लोग ईमानदारी से काम शुरू नहीं करेंगे। और ईमानदारी से काम तब शुरू करेंगे जब जनता डंडा उठाएगी और बताएगी कि आपको ये काम करना है, तो आएगी, नहीं वरना नहीं आएगी। मैंने रोड पे, सड़क पे नेताओं की डंडा चलना चाहिए। लोग पार्षद आता है वोट मांगने के लिए, पूरा घर के सफाई के ठेका लेता है। हमारे महापौर कहते हैं सड़कों पे खाना खिलाऊंगा, वो ठेका लेते हैं। पूछो उससे क्या हुआ भाई, कहाँ है भ्रष्टाचार को चलिए खत्म करना चाहिए। जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे में स्मार्ट सिटी बन पाएगा भोपाल, या और भी जो प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जो शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी में जोड़ा जाना है, क्या ऐसे बन पाएंगे? लेकिन हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, 2 या 3 और दर्शकों से मैं सवाल ले लेता हूं अपने तिथियों से जानने के लिए। जी, भिंड से हमारे दर्शक हैं एक विजय सर। विजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। आप पूरे देश के नंबर सबसे गंदे शहरों में नंबर 2 पे खड़े हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भिंड जिले में बहुत ही अधिक माहौल खराब है सफाई व्यवस्था का। जी, आप सवाल करिए। नगर पालिका कभी नहीं देती सर, नगर पालिका गलती है सर। जी, सवाल आपने ये बिल्कुल अपना निर्णय दिया है कि क्या है, गलती किसकी है, लेकिन आपने हमारे अतिथियों से सवाल नहीं किया। लगता है जी, हमारे एक और दर्शक हैं, फिर से दमोह से ही हैं, श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर। हाँ, सवाल करें, आपका स्वागत है श्रीकांत जी हमारे इस कार्यक्रम में, सवाल करिए। सर जी, हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं वो अपने मोदी स्वच्छता अभियान से घंटाघर में सब लोग फोटो खिंचाते हैं सर जी। ये ध्यान नहीं देते सर कि नगर पालिका वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सवाल करें, आपने बिल्कुल जानकारी दी, आपने बहुत, आपका धन्यवाद। थोड़ा अपना सवाल करें अतिथियों से। हाँ सर, इसका आंकड़ा क्या तरीका से आपने आंका है जी सर सबसे गंदा शहर है जी। आपका फोन लगता है नेटवर्क में नहीं है, लेकिन आपका सवाल आ गया है कि ये आंकड़ा क्या, आकलन किस तरह से हुआ है कि सबसे गंदा शहर दमोह है। हम रजनीश जी, आपने 2 हमारे, एक तो भिंड से आपने सुना, उन्होंने जानकारी दी कि भिंड में काम नहीं हो रहा है। भिंड में भी अभी संभवतः भिंड में चुनाव चल रहे हैं, भिंड में हो चुके हैं। आपकी सरकार है शायद, या प्रदेश में आपकी सरकार है। एक तो वहां भ्रष्टाचार जो हमें दिख रहा है, उन्होंने कहा काम नहीं हो रहा, मतलब कि आपके जो नगर निगम के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो नाम के लिए काम करवाते हैं, बाकी पैसा हजम कर जाते हैं। एक तो ये। दूसरा, अभी एक सवाल और आपके सामने आया है जो सीधे सीधे आपने सुना। देखिए, जो जिनका कहना है सफाई के मामले में, बहुत स्वाभाविक सी बात है, तभी इस प्रकार के सर्वे की बात सोची गई है, उसकी असलियत सामने आए। नगर सरकार जो बनती है, नगर पालिका नगर निगम की है, पार्षद जो बनता है, कहीं ना कहीं उनके देखने का विषय है, उनको आगे बढ़कर करवाने का विषय है। आज समाज की जागरूकता का भी विषय उतना ही है। ये केवल दोनों सवाल है उसको आप घुमा के बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा सीधा सवाल यह है कि भिंड में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी, जिसके कारण ये स्थिति है कि देश में नंबर 2 पे खड़ा है। दूसरा, क्या आकलन है? अब ये तो त्रिपाठी जी बहुत आपने मुझे लगता है अतिरेक कर दिया कि भिंड में भ्रष्टाचार के कारण देश के दूसरे नंबर पर खड़ा है। भ्रष्टाचार के कारण सफाई है नहीं है, वहाँ केवल फंड आपने दिया है, राज्य सरकार ने फंड दिया है, केवल इतना नहीं, वो भी आंकड़े कितना फंड भिंड को दिया है। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ। और इसके भी केवल वहाँ कचरा डला है इसलिए वो गंदा शहर है, इतना नहीं है, या वहां सफाई है फिर भी गंदा शहर, इतना नहीं है। मैंने कहा उसके कई पैरामीटर हैं। उसके शौचालय की व्यवस्था कितनी है, घरों में शौचालय कितने हैं, या सामुदायिक शौचालय कितने हैं, कितनी % आबादी बाहर शौच करने जाती है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था क्या है, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था क्या है, वहां पीने का पानी की व्यवस्था क्या है। ऐसे जो स्वच्छता के तमाम पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर आकलन है। इसलिए सबसे गंदा शहर या सबसे अच्छा शहर, इसके पहले उन पैरामीटर्स पर विचार करना होगा। लेकिन सारा कुछ गड़बड़ केवल भ्रष्टाचार के कारण है, तो मैं उन तमाम शहरों के नाम गिना देता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी नगर सरकार नहीं बनी, कभी प्रदेश सरकार नहीं बनी।
लेकिन वहां सबसे गंदे शहरों में उनका भी शुमार है। लेकिन मैं बहस को कांग्रेस भाजपा की तरफ ले जाना नहीं चाहता था। बिल्कुल, मैं नाम आपको मेरी लिस्ट में है, आप भुवनेश्वर से शुरू कर दें, देहरादून से शुरू कर दें, पटना से शुरू कर दें, अहमदाबाद भी चले, हैदराबाद से शुरू कर दें, अहमदाबाद भी चले, मैं तमाम ऐसे शहर हैं, ये तो मैं राजधानियों की बात कर रहा हूँ। छोटे बड़े 476 शहरों में बहुत कई शहर ऐसे जहाँ भाजपा पहुंची नहीं है, लेकिन वो भी गंदे शहरों में शुमार है। लेकिन सफाई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लड़ाई का मुद्दा नहीं है, ये सफाई समाज का मुद्दा है और भारत का मुद्दा है। क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं, हमें अगर उन्हें आकर्षित करना है, हमें अगर विदेशी निवेश आकर्षित करना है, हमें अगर स्वस्थ रहना है, भारत को स्वस्थ रहना है, तो सफाई जरूरी है। कि वहां इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं आएगा, जो स्थिति हो गई है। आकलन क्या है, किस तरह से नापा गया है, वो भी जानना चाह रहे थे दर्शक, अगर आप को जानकारी हो तो। नहीं, देखिए मैंने कहा पैरामीटर्स मुझे जानकारी है, बाकी सर्वे एजेंसी ने किस आधार पर किस बिंदु पर कितने अंक दिए हैं और किसको उस आधार पर रैंक में किस नंबर पर रखा है, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, ये केंद्रीय सरकार का विषय है। और लेकिन मापदंड हमने बदले नहीं है, जो 2008 की नीति के अंतर्गत तय हुए थे उसी के आधार पर ये आकलन चला आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस पूरी प्रतिस्पर्धा का स्वागत करता हूं। चर्चा का विषय आपके जैसे चैनल बना रहे हैं, स्वागत योग्य है। कटघरे में मेरा महापौर हो या कांग्रेस का महापौर हो, बसपा का हो, सपा का हो, सवाल इसका नहीं है। सफाई मुद्दा बन रहा है, सफाई मुद्दा बन रहा है। नागरिक को भी जहां चेतना की आवश्यकता है, उसको भी वो जरूरी है। आप जैसे लोग जागृत कर रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी बात है जी। नहीं, आप एक जहां तक आकलन के बाद हम गिरिजा शंकर से जान लेते हैं, उनसे अपने और दर्शकों का जो रुझान है। कई दर्शक सुझाव दे रहे हैं गिरिजा शंकर जी, सवाल बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, जो ये आकलन हुआ है, क्या आपको लगता है कोई सर्वे एजेंसी को काम दिया हो, उसका प्रतिनिधि दमोह तक पहुंचा हो, हर उस शहरों में पहुंचा हो? हमें लगता है कि जो पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, शौचालय, अन्य जितने पेयजल की व्यवस्था, इस तरह के उन्होंने जानकारी ब्यूरोक्रेट से ही ली है और उसके आधार पे आकलन किया है, उसके आधार पे नंबर दिया है। उसमें दमोह से जो जानकारी दी गई वो सबसे या तो यथार्थ दिया गया या सही ढंग से नहीं दी गई। क्या हो सकता है जो उन्होंने मापदंड तय रखे उस मापदंड के अनुरूप स्वच्छता का कोई पैमाना न हो? सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि वो सर्वे किन मुद्दों पर हुआ या उन सर्वे के आधार पर जो आकलन हुआ वो कितना सही कितना गलत है। जो हमारे दोनों दोस्त पॉलिटिकल पार्टी के जो यहाँ बात कर रहे हैं, उनकी बातचीत में वो ये स्वागत तो कर रहे हैं कि सफाई का मुद्दा होना चाहिए, ये देश का मुद्दा है, ये प्रदेश का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर कर क्या रहे हैं आप? सवाल ये है, जितने सवाल जो आ रहे हैं लोगों के, उनके सवाल यही है, वही जानना चाहते हैं मूल रूप से कि जो सफाई का मुद्दा तो आपने बना दिया, लेकिन उस मुद्दे पर आपकी सरकारें क्या काम कर रही हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रही है। यदि सामाजिक मुद्दा है तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का काम नहीं है कि वो लोगों के बीच जाकर वो जो एक जागरूकता पैदा करे, उनके अंदर एक चेतना पैदा करे? तो दरअसल लोगों की एंजाइटी है, उनका जो जिज्ञासा वो यही है कि आखिर इसको मुद्दा बनाने भर से उनकी कोई समस्या हल नहीं होगी, सफाई समाज में नहीं आएगी। मुद्दा बनाने का स्वागत करने के आगे बढ़कर आप उस मुद्दे पर कुछ पहल करें, और वो पहल कदमी राजनीतिक दलों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है, और इसीलिए लोगों में जिज्ञासा भी है, और यही जिज्ञासा थोड़ी सी उनमें गुस्सा और कुंठा के रूप में भी हमको देखने को मिल रही है। एक हमारी जिज्ञासा है यहाँ, अभी तक तो खैर स्पष्ट नहीं हो पाया, रजनी से भी पूछूंगा कि स्मार्ट सिटी का सपना क्या है? एक मोहल्ला होगा, एक शहर होगा, क्या होगा? ये अभी तक हमने काफी प्रयास किया पिछले 2-3 महीने में, हमें नहीं उसका उत्तर मिला। मुझे लगता है कि जो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना की गई है, वो परिकल्पना भी अभी तक स्वच्छता की तरह अमूर्त है। ये ठीक है कि उसके एक्सपर्ट ग्रुप हैं और वो अलग अलग पैमाने तय कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि स्मार्ट सिटी या बुलेट ट्रेन एक बेहतर महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन क्या भारतीय समाज की वास्तविकताओं के अनुरूप है? क्या भारतीय समाज की वास्तविकताओं को, उन जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात है? जहां पर आप स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता का जो है वो जीवन की बुनियादी समस्या है, जीवन का मूल मुद्दा है, और उसको यदि नारेबाजी में या भाषण के रूप में यदि रख दिया जाए तो स्मार्ट सिटी की बात भी कहीं न कहीं उतनी खोखली साबित होगी। क्या हमारी सरकारों का या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो कोई पार्टी कोई भी सरकार हो,
उनकी ये जरूरत समझने की जरूरत नहीं है उनको कि क्या स्वच्छ पानी हम यदि 70 साल की आज़ादी के बाद भी लोगों को नहीं पिला पा रहे हैं, लोगों को आज भी यदि आधी आबादी को खुले में शौच करने जाना पड़ रहा है, तो फिर तमाम जो सपने हैं वो कितने मायावी हैं ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो रजनीश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या स्मार्ट सिटी क्या पूरा भोपाल में हो जाएगा, स्मार्ट सिटी में हो जाएगा, या कोई मोहल्ला है? और हमारा एक जी हमारे साथ एक और दर्शक हैं सागर से, घनश्याम जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल करें, हमारा समय समाप्त हो रहा, संक्षेप में सवाल करें। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जी, आपका स्वागत है। अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर सवाल करें। हेलो जी सर, जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, साफ सफाई में तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, आपका सवाल क्या है? वही उनके सवाल है, यही तो सवाल है। देखिए, सफाई तो कर नहीं पा रहे हैं, सफाई कैसे बनाएंगे? त्रिपाठी जी, जी रजनीश जी, हम आपसे संक्षेप में उत्तर चाहेंगे। बिल्कुल, मैं संक्षेप में ही दूंगा। 2-3 सवाल खड़े किए हैं। एक बात, शौचालय की बात, जो बात कही बिल्कुल सही है। 60 सालों में हम शौचालय हर परिवार को नहीं दे पाए। वही बात प्रधानमंत्री अपने पहले भाषण में 15 अगस्त को लाल किले से कहते हैं कि हम सबसे पहले प्रतिबद्ध हैं शौचालय देने के लिए, और एक अभियान के तहत शौचालय बनाने की बात चल पड़ती है। स्कूलों में सबसे पहले, उसके बाद में परिवारों में शौचालय देने। हमें आपके चैनल में बैठा था, उसमें आंकड़ों पर और उसकी व्यवहारिक तरफ पर चर्चा हम सब लोगों ने की थी। लेकिन आज मुद्दा बना, हमें शौचालय देना है। अगर हम नहीं दे पाए तो 2019 के चुनाव में हमें कटघरे में खड़ा करिए, क्योंकि हमने टारगेट लिया है 2019 तक हम हर घर को शौचालय देंगे, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था के तहत हो या पारिवारिक शौचालय की व्यवस्था के तहत हो। सफाई की व्यवस्था का मसला, मैंने कहा सफाई सरकार का मुद्दा, सरकार के तय जितना होना चाहिए है। एक आपको सूरत का मामला याद होगा, सूरत प्लेग से जूझने वाला शहर रहा है, लेकिन जब प्लेग के बाद में निपटने के बाद में, जूझने के बाद में, जब पूरा सूरत शहर, आम नागरिक, आम जनता उठ खड़ी होती है, तो वो प्लेग पलट के सूरत की तरफ नहीं देखता, क्योंकि एक एक नागरिक उस सफाई के मुद्दे से जुड़ता है। एक एक अंग समाज का जो है, सरकार भी उसमें शामिल है, जुड़ती है। मुझे जो बात कहनी है, क्यों नहीं हम सब समाज के साथ में एक जागरूकता के साथ में जुड़ते हैं। तीसरी बात, जो आप स्मार्ट सिटी की बात आप कर रहे हैं, देखिए स्मार्ट सिटी की जो कल्पना है की नोट के साथ में संसद में भी रखी गई। जो विभाग है, उस विभाग के तहत पूरी वेबसाइट खुली है। पहले नागरिकों से सुझाव लिए गए, एक्सपर्ट्स के तमाम वर्कशॉप हुई, सिंपोजियम हुए, सेमिनार हुए। उसके बाद में लेकिन उसके बाद भी आप बात तो सुनिए ना, आप बात तो सुनिए ना त्रिपाठी जी। उसके बाद में स्मार्ट सिटी की परिकल्पना पहले 100 शहरों में किस प्रकार से साकार करनी है, वो उसके पूरे के पूरे लक्ष्य तय किए गए हैं। हमें कैसे उन शहरों में पहले 20 शहर, पहले साल में 20 शहर लेने की बात हुई, लेकिन उन 20 शहरों का चयन, देखिए स्मार्ट सिटी कोई अलग से कोई भूमि पर खड़ी की जाने वाली है, कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके अलग से वहां लोग बसाए जाने वाले, ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं है। अच्छा, ऐसी स्मार्ट भोपाल सिटी नहीं बनने वाली। भोपाल भी उन 100 शहरों में शामिल है जो प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरने वाले हैं। भोपाल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे 100 शहरों में शामिल है जो प्रतिस्पर्धा से गुजरने वाले हैं, कि वहां की नगर सरकार, प्रदेश सरकार के प्रयासों से वो शहर तमाम उन पैरामीटर्स पर कितने आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कर प्रबंधन के मामले में हो, चाहे सफाई प्रबंधन के मामले में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन के मामले में हो। अगर आगे बढ़ते शहर हैं तो उनको सपोर्ट करके और वहां इस प्रकार की स्मार्टनेस लाने की कोशिश, और वहां अतिरिक्त मदद केंद्र की तरफ से देकर वहां स्मार्ट सिटी की कल्पना को साकार करने का मामला। वही नहीं जान प्रसाद, गिरिजा शंकर जी समझ गए होंगे। आपने कुछ समझा क्या गिरिजा शंकर जी? मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा ना, क्या परिवर्तन हो जाएगा भोपाल में, ये वो कोई नहीं जानता। ये स्मार्ट सिटी क्या होगी, स्मार्ट सिटी का स्वरूप क्या होगा, और आज जो भोपाल है वो कल स्मार्ट सिटी बनने के बाद भोपाल में क्या तब्दीली आएगी, कम से कम मैं तो नहीं जानता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस दौड़ में हैं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी रजनी जी से हैं, शायद रजनी जी भी शायद न बता पाएंगे कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद भोपाल का नक्शा, उसकी शक्ल सूरत में क्या तब्दीली होगी। बहरहाल यदि स्मार्ट सिटी बनाने की कोई पहल हो रही सरकार की ओर से, हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है स्वच्छता का, मुझे लगता है कि स्वच्छता के मुद्दे को राजनीति और नारेबाजी से अलग ले जाकर कहीं न कहीं सामाजिक चेतना के रूप में, सामाजिक
जागरूकता के रूप में एक तरफ ले आने की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकारों में जो अब तक स्वच्छता आखिरी प्राथमिकता में रही है, उसको कहीं न कहीं उसकी प्राथमिकता ऊंचे स्तर पर ले जानी होगी। सरकारों में जो गंभीरता अभी नहीं है स्वच्छता को लेकर, और स्वच्छता को केवल सड़क नाली पानी साफ करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। स्वच्छता का आशय बेहतर नागरिक सुविधाएं, स्वच्छ नागरिक सुविधाएं, लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, वो स्वच्छता है। और उसके लिए सरकारों को बहुत गंभीरता, बहुत जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। और इसके लिए सिर्फ फोटो खिंचाने या नारेबाजी से या उपदेश देने से बात नहीं बनेगी। इसके आगे जाकर यदि सूरत बदला है तो सूरत की तरह और शहर तभी बदलेंगे जब नारेबाजी से उठकर मैदान में, सड़क में काम करेंगे। उस काम करने की तरफ सरकारों को भी और गैर सरकारी लोगों को भी काम करने की जरूरत है। धनोपिया जी, एक जनरली चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, पानी, बिजली, अन्य मुद्दों पे तो आती है कि हम ये साफ कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, लेकिन साफ सफाई का मुद्दा प्राथमिकता से नहीं लिया जाता। जो घोषणा पत्र जारी होते उसमें भी नहीं लिया जाता, जो कि सबसे आम छोटे छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक ये मुद्दा जुड़ा होता है। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने अवसर दिया मुझे बोलने का। दो बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी के बारे में। नहीं, आपको मैंने बुलाया, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने दिया अवसर, धन्यवाद। स्मार्ट सिटी का तात्पर्य, एक तो मेरे मित्र ये बता दें कि इस देश में कहीं कोई स्मार्ट सिटी है अभी? क्या कोई है जिसका उदाहरण लेके स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हो? स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि कहा है गिरिराज जी ने, सड़कें अच्छी हो, एक से मकान बने हो, नालियां हो, खुला वातावरण हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, आईटी की सुविधाएं हो, आवागमन सुविधाएं हो, सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चले, कानून व्यवस्था हो, वो स्मार्ट सिटी कहलाती है। वो इनके संभव नहीं है, ये भी एक राजनीतिक जुमला है। और जैसा मेरे मित्र ने बताया कि बस नया लोग नहीं आएंगे रहने, नया कुछ नहीं बनेंगे, इससे इनकी नीयत साफ हो गई कि स्मार्ट सिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ एक जुमला लेकर जाएगा। और बात रही नगर निगम और नगर पालिकाओं के मामलों को, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर आकलन किया है कि समस्या कहाँ है। समस्या यह है कि जो पार्षद रिजल्ट हमारे पास वोट मांगने के लिए आता है वो जीत जाता है, 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करता है। जो महापौर या जो अध्यक्ष चुनाव लड़ता है वो आता है, मांगता है, स्वागत चला जाता है, अगली बार उसका कार्यकाल खत्म होते के साथ ही बाकी आरक्षण की स्थिति बदल जाती है और उसको दोबारा आने की स्थिति होती ही नहीं। 99.9% वो चेंज हो जाता है, तो आदमी का काम करने का मन नहीं होता, सिर्फ कमाई का मन होता है। पार्षदों को देख लीजिए, चाहे किसी के पार्टी के पार्षदों, क्या कमाई होती है, क्या दिन रात चौगनी ऐश करते हैं वो, मतलब ये आरक्षण व्यवस्था है। मैं वही कह रहा हूँ, आरक्षण दोष है। आरक्षण का दोष होने से आदमी को रिपीट नहीं होना होता है, वो अपना काम धाम करता है, भाग जाता है, कुछ नहीं करता है। अगर उसमें बाध्यता हो जाए कि मैं अगली बार भी जीत के आना है यहाँ पर, तो शायद वो काम करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था का। धनोपिया जी को रंजीत जी, आपको बहुत समय वाकई में आज धनोपिया जी को केवल छोटा सा प्रश्न धनोपिया जी से कर रहा हूँ। नगर पालिका, नगर निगमों में पार्टी के तौर पर चुनाव होता है, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कांग्रेस के पार्षद और महापौर अध्यक्ष जो भी हैं भ्रष्टाचार करते हैं और रवाना हो जाते हैं, पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जो जिनको संरक्षण होता है भ्रष्टाचार करते हैं, प्रदेश सरकार आती है, बदला संरक्षण मिला हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए। जी का उत्तर आना दीजिए। आपके समय वो बिल्कुल शांत बैठे रहे, उनने अपने बीच में आपको हस्तक्षेप नहीं। मैं यही कहना चाहता था, अगर इस जो समस्या आज है, स्वच्छता व्यक्तिगत निजी जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर व्यक्ति के साथ होता है, हर आदमी अपने घर के साथ सफाई चाहता है, लेकिन जो हम करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करते हैं सफाई के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पर, उनकी बाध्यता बांधना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय करना चाहिए और उनको मुक्त नहीं करना चाहिए। उनको इस बात तय करना चाहिए कि कार्यकाल के अंदर वो ऐसे अवसर प्राप्त हों जिससे कि दोबारा कम से कम होना चाहिए। व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। आज होता क्या है, महापौर हमारे बन गए, सरकार आपकी बन गई, महापौर को मालूम है अगली बार ये महिला हो जाएगा, मेरे को क्या करना है, वो पार्षद ने कहा इस बार ओबीसी है, पिछली बार जनरल चला जाएगा, मुझे क्या करना। ये सारी बातों को कहीं ना कहीं पुनर्विचार की आवश्यकता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसे गंभीरता सोचना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि काम करने वाला आदमी बाध्य हो इस बात के लिए कि मुझे अगली बार फिर चुन के आना है, मैं काम करूं। कम से कम 10 साल 15 साल आरक्षण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने सवाल। एक और हमारा आपसे सवाल था, आपने उत्तर नहीं दिया उसका। सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे प्राथमिकता में होते हैं, कुछ और मुद्दे होते हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन गंदगी, सफाई, ये मुद्दा किसी घोषणा पत्र में प्राथमिकता में नहीं होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस में हो। मैं समझता हूं कि सारे लोगों की पार्टियों की घोषणा पत्र में होता है, पैलेस की बातें करते हैं, प्राथमिकता की मैं वही कहूँ, पैलेस की बातें करते हैं, घोषणा पत्र में लोग होता है, सफाई व्यवस्था होगी, रात को सफाई होगी, दिन में व्यवस्था होगी, ये होगा, करता कोई नहीं है, सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, अपना माल कमाते हैं, घर चले जाते हैं।
जी रमेश, अब मैंने आपको समय कम दिया है, मैं और आपको समय दे रहा हूं। मैं इस बात से कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस बात से पीड़ित हूं, इस बात को महसूस करता हूं कि लोग अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन पर जवाबदारी नहीं है। अगर जवाबदारी पूरी बात में धनुपिया जी की केवल इतना कहना है, हमने तय किया, केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, इसके पहले कांग्रेस के जमाने से होता आ रहा है, पार्टी आधारित चुनाव है नगरीय निकायों में। पार्टी की तौर पर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पार्टी अपने सिंबल पर वोट मांगने जाती है, छोटे नेता बड़े नेता सब वोट मांगने जाते हैं। क्या तमाम नेताओं पर केवल जो वहां पार्षद या महापौर बनता है वो जिम्मेदारी से भाग जाए? पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मुझे लगता है पार्टी के नाते हम जिम्मेदारी ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा क्लीन भोपाल, क्लीन सिटी भोपाल, बिल्कुल ये सर्वेक्षण भी भारत सरकार ने जारी किए हैं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं पूरे समाज के साथ में, पूरे समाज के साथ में सफाई व्यवस्था को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें शौचालय देना है 2019 तक, हमने कहा है। अगर हम नहीं देते तो 19 की बात कर रहे हैं, आज चुनाव आना है, 19 में चुनाव आप कटघरे में खड़े करिए, बन गए धनोपिया जी, शौचालय बने कटघरे में आपके घोषणा पत्र था कितने बने? जो शौचालय इस 1 साल में बने हैं वो आपके यूपीए सरकार के 10 साल में नहीं बने, यूपीए सरकार के 10 साल में नहीं बने। यूपी की बात करते हैं, गलत ट्रैक पर बहस को ले जाकर इसे नहीं हटना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है, एक ऑन करना चाहिए, केवल चुनाव में जाना और अपने मुद्दों को भूल जाना, इससे काम अनुरोध है। हमारा समय चूंकि समाप्त हो गया, मेरे जाने की मैं अपने जनता से इजाजत चाहूंगा। एक गिरिजा शंकर जी, अंतिम चलते चलते आपकी टिप्पणी। एक धनुपिया जी बहुत एक जबरदस्त सवाल उठाया है, ये रजनीश जी भी ये मानते हैं, रजनीश ने कहा है कि पार्टी में सोचना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति होता है पार्टी विचार करती है, पार्टी सिंबल पर चुनाव होते हैं, पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। देखिए पार्टी नहीं बच सकती, बात सही है, लेकिन एक जब व्यक्ति होता है, जब उसको खुद रहता है, जैसे आपने कहा कि व्यक्ति जब चाहेगा तब सफाई होगा, जब एक एक आदमी चाहेगा कि हमारा शहर साफ रहे तब होगा। उसी तरह अगर वो पार्षद जो कांग्रेस का है या भाजपा का है, वो जब तक नहीं चाहेगा कि हमारा मोहल्ला पूरी तरह से साफ रहे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। वही सवाल गिरिजा शंकर जी, ये बहुत ही बनावटी सवाल है। जब आरक्षण व्यवस्था नहीं थी तब क्या सफाई होती थी? सवाल ये नहीं है, ये बहुत ही मतलब कोई कारण नहीं है, कोई तर्क नहीं है ये कि आरक्षण होने से सफाई नहीं होती। तो बहुत ही इलॉजिकल बात है। बुनियादी बात यह है कि नगर जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उन स्थानीय संस्थाओं को जितनी जिम्मेदारी दी जाती है विकास की, जिसमें सफाई भी शामिल है और नागरिक सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है, हमें ये देखना होगा कि क्या उन संस्थाओं को उतने संसाधन उपलब्ध हैं, क्या वो संस्थाएं वाकई एक इंडिपेंडेंट सरकार के रूप से स्थानीय शासन के रूप में काम करने में कहीं वो सक्षम है, वो पूरी तौर पर राज्य शासन के अधीन काम करती हैं और उनके लिए अपने को एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एक बड़ा कारण है कि स्थानीय जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में वो संस्थाएं कई बार सक्षम नहीं हो पाती। ये ठीक है कि जो पार्षद चुन के आते हैं, महापौर चुन के आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको काम करना चाहिए और सिर्फ किसी व्यक्ति का, किसी नेता को या किसी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल सिस्टम का है। हमारा सिस्टम ही यदि स्वच्छता को प्राथमिकता नहीं देगा तो फिर किसी व्यक्ति के होने नहीं होने से, आरक्षण होने नहीं होने से वो काम नहीं बनेगा। सवाल यह है कि वो स्वच्छता या एक स्वच्छ जीवन नागरिकों को देना क्या हमारी सरकारों की प्राथमिकता है? वो प्राथमिकता जब तक नारेबाजी में रहेगी वो प्राथमिकताएं पूरी नहीं होंगी। उनको अपनी सरकारों को इन मुद्दों को, नागरिक सुविधाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी, तब उसके अनुरूप फिर वो संस्थाएं भी काम करेंगी और संस्थाओं में बैठे हुए लोग भी काम करेंगे। जी गिरिजा शंकर जी, आप चूंकि हमारा समय समाप्त हो गया है, आपने हमारे साथ विशेष टिप्पणी की, आपने दर्शकों के जो सवाल थे आपने उनको रूबरू कराया, उसकी सच्चाई से रूबरू कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी हमारे दर्शकों को ये मालूम हो जाएगा कि भोपाल स्मार्ट सिटी बनने वाला है, तो क्या प्रारूप होगा, क्या स्वरूप होगा और कैसे हो जाएगा भोपाल। ये अगली अपन जब भी बहस करेंगे उसमें इसको जरूर बताएंगे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धनुपिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस खास हमारे कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया। तो दोस्तों, ये वाकई मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक है। देश के सबसे ज्यादा गंदे शहर हमारे प्रदेश से चिन्हित किए गए
यह बात न केवल प्रदेश को बल्कि हमें भी शर्मसार करती है। यह केवल प्रदेश सरकार या नगर सरकार की गलती नहीं है, इसके लिए उस शहर, उस प्रदेश की जनता भी उतनी ही जिम्मेवार है। जब राजधानी भोपाल को ही हम साफ सुथरे शहरों की सूची में कहीं बीच में स्थान मिल रहा है, तो दमोह के सबसे ज्यादा गंदे होने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हमारी सजगता का इजहार इससे होता है कि अब समय आ गया है कि हमारे नेता, अफसर और आम जनता को मिलकर इस दाग को धोने का प्रयास करना चाहिए। हमारे सामने गुजरात से सूरत का उदाहरण है। कभी गंदगी के कारण प्लेग की चपेट में आ चुके सूरत की सूरत वहां के लोगों ने ऐसी बदली कि अब वो चमचमाता शहर हो गया है।